नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हेलो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है बच्चों में होने वाले सामान्य बदलाव, टीकाकरण, व्यवहार और विकास। किस तरह उम्र के साथ बच्चों में सामान्य बदलाव होते हैं, माता पिता की इसमें क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के व्यवहार को जाने, पहचाने और उनकी सहायता कर सके। टीकाकरण क्यों आवश्यक है और अगर टीकाकरण ना करवाया जाए तो इससे क्या कुछ परेशानियां हो सकती हैं। बच्चों में बचपन से ही किस तरह से हम खाने में पोषक तत्वों को ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि उनका संपूर्ण विकास हो सके। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अनुराग तोमर, जो कि प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स, निदेशक है निम्स यूनिवर्सिटी के और सचिव है जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो डॉक्टर। नमस्कार प्रज्ञा जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आपका और हमारे डीडी राजस्थान का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। थैंक यू। डॉक्टर अनुराग तोमर आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में हम जानकारी देंगे। और एक बात हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि जो दर्शक हमसे आज जुड़ना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से सीधी बात कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0141270499। दूसरा नंबर है 014127040998। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं। जो दर्शक डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चों में उम्र के साथ साथ क्या कुछ परिवर्तन होते हैं, क्या कुछ उनके सामान्य जो अवधारणाएं हैं माता पिता की, क्या हो सकती हैं। प्रज्ञा जी, बहुत अच्छा सवाल है। बच्चा जैसे हम देखते हैं, जब शुरू में पैदा होता है तो बोल नहीं पाता है, वो केवल रोता है। धीरे धीरे वो बढ़ती है उसकी उम्र तो कूं कूं करता है, फिर एक शब्द बोलता है, फिर दो शब्द बोलता है। तो उम्र के साथ उसके मोटर माइलस्टोन्स, पहले चल नहीं पाता है, पहले करवट भी नहीं, पहले सबसे पहले सिर भी नहीं संभाल सकता, गर्दन नहीं संभाल सकता, अपनी करवट नहीं बदल सकता, बैठ नहीं सकता, खुद नहीं बैठ सकता। तो धीरे धीरे ये मोटर माइलस्टोन्स, सोशल माइलस्टोन्स, हंसता है, जैसे हम कहते हैं सोशल स्माइल। तो 2 महीने पे बच्चा जो है वो सोशल स्माइल देता है। फिर बच्चा माँ को पहचानता है। 2 महीने तक माँ को नहीं पहचानता बच्चा, 2 महीने पर सोशल स्माइल दे रहा है। तो ये अलग अलग माइलस्टोन्स हैं, जो मोटर, सोशल, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स इसको हम बोलते हैं। बच्चा एज के साथ जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे 1-2 साल पे बच्चा सीढ़ियों पे 2 कदम रख के चढ़ता है, 3 साल पे बच्चा 1-1 कदम रख के, ऐसे हर उम्र के साथ वो अलग अलग सीढ़ी चढ़ना। हम छोटा बच्चा है केवल लाइन खींच सकता है, बड़ा है वो गोला बना सकता है, स्क्वायर बना सकता है, क्यूब है, क्यूब का एक क्यूब रख सकता है, उम्र के साथ वो पूरा क्यूब का स्टैक बना सकता है। तो जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ती है उसका विकास हर दिशा में बढ़ता है। जी, जैसे आपने बोला कि जब बच्चा पैदा होता है और तब से जब उनका विकास होना शुरू होता है, सब अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ऐसे में जो नई मदर होती है, जो न्यूली मदर होती हैं, वो किस तरह से अपने बच्चे को, व्यवहार को पहचाने, किस तरह से उसकी सहायता करे, क्योंकि जब नई माँ बनती है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। तो किस तरह माता पिता की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों के प्रति। ये बहुत अच्छा सवाल है। आए दिन ऐसी माताएं हमारे आती रहती हैं और ये समस्या जब ज़्यादा आती है जब बच्चे की दादी या नानी नहीं होती है। आजकल जॉइंट फैमिलियों का ज़माना थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन ठीक है, सब अपना है। तो जो बच्चे का जो व्यवहार है, वो जब बच्चे के डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़्यादातर बच्चों के डॉक्टर देख लेते हैं कि बच्चे की उम्र अभी 3 साल हो गई है, इसको हंसना आना चाहिए, सोशल स्माइल आनी चाहिए, या जिस उम्र पर उसको नेक होल्डिंग आती है, बैठना आता है। तो बहुत से बच्चों के डॉक्टर इस बात को बता देते हैं। और जो डॉक्टर हैं सब अच्छे होते हैं, लेकिन मेरी मतलब रिक्वेस्ट यही रहेगी कि बच्चों के डॉक्टर बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं, ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, ज़्यादा दोस्त होते हैं। तो बहुत से माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चा जब गंभीर है, ज़्यादा बीमार है, तो बच्चों के डॉक्टर की जगह और कहीं राय लेते हैं। राय लेना किसी भी डॉक्टर से मैं गलत नहीं समझता, सीरियस बच्चा है बिल्कुल राय लेनी चाहिए। बट ये जो मोटर माइलस्टोन्स हैं, सारे माइलस्टोन्स हैं, इसके बारे में बच्चों के डॉक्टर अपना ज़्यादा तजुर्बेकार होते हैं, तो वो बता सकता है और बच्चों के डॉक्टर बता सकते हैं माँ को कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पहचाननी है। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की कि बच्चे के डॉक्टर अच्छे से बता सकते हैं कि बच्चे को क्या तकलीफ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि हम कहते हैं छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। दादी नानियों की आपने बात की कि हमारे घर में जब बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे तो कहते थे कि दादी नानियाँ जो घर के नुस्खे देती हैं वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, असरदायक होते हैं, उससे कोई रिएक्शन नहीं होता या कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चे को। तो ऐसे में क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या बच्चों को बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चे को दवाई देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर ज़रूरत नहीं है तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? सबसे पहले तो मैं सभी दादी नानियों को नमन करूंगा। जी देखिए, दादी नानी के जो पहले दवाई की जो बात कही आपने,
छोटा बच्चे को हमारी कोशिश रहती है वो माँ का दूध ही पिए। माँ का दूध से अच्छा और कुछ नहीं है। कहते भी हैं माँ का दूध पिया तो सामने आ, तो जब माँ के दूध में इतने गुण हैं जब ही ऐसा बोला जाता है। माँ के दूध में लेकिन जैसे है, माँ के दूध में स्वाद नहीं होता। अगर हम छोटे बच्चे को, दूध में बच्चे को अगर हम दवाइयाँ देंगे, दवाइयाँ सारी मीठी होती हैं, तो दवाइयाँ मीठी होने की वजह से वो माँ का दूध लेना बंद कर देता है। तो हमारी कोशिश रहती है बच्चे को कम से कम दवाई दें, पहला सवाल आपका। दूसरा, जो दादी नानी के नुस्खे हैं, वो दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं वो दवाई के रूप में नहीं होते हैं। भाप दे दी, मतलब सेक कर दिया, तो उनसे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं जो समझता हूँ उनसे नुकसान कुछ नहीं होता। तो हम दादी नानी के जो नुस्खे चले आ रहे हैं उसको देने में जहाँ तक कोई नुकसान नहीं है हम दे सकते हैं जी। और दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि हमारे साथ आज बात करने के लिए डॉक्टर अनुराग तोमर जुड़े हैं। अगर आपको भी आपके बच्चे से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगी, 0141270499 और दूसरा नंबर है हमारा 014127040998। हमें कॉल करके आप डॉक्टर साहब से सीधी बात कर सकते हैं। हमारे साथ आज है डॉक्टर अनुराग तोमर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं डॉक्टर साहब, पहले उनसे हम बात करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बताएं क्या आप जानना चाहते हैं हमारे डॉक्टर साहब से। मैं राकेश बात कर रहा हूं शिमला से जी। और मेरा प्रश्न ये है कि कई बार जो है दादी और या माता चम्मच के साथ बच्चों को पानी पिला लेते हैं, क्या इतना सही है? लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि 6 महीने तक जो है बच्चे को पानी न पिलाने, तो जो है बच्चों को पानी पिला लेते जब और कितना सही है जी जी। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ हमारे कॉलर हमसे पूछना चाहते हैं कि जब हम बच्चों को मसाज देते हैं उसके बाद कि तुरंत पानी पिला देना ठीक होता है क्या? शायद हम यही सोच समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू आपका यहाँ जुड़ने के लिए, हमारे से सवाल पूछने के लिए। मसाज का सवाल है। मसाज ज़्यादातर जो मैं समझता हूँ आप छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 महीने के बच्चे की आप बात कर रहे हैं, तो मसाज देना उचित है, मसाज दे सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। जहाँ तक पानी का सवाल है, आजकल हमारे डॉक्टर्स में ऐसा है, बच्चों के डॉक्टर्स में 8 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है माँ का दूध संपूर्ण आहार है, बच्चे को पानी की भी आवश्यकता नहीं है। पहली बात। तुरंत मालिश के बाद पानी पिलाना, थोड़ा देर से रुक के पिला सकते हैं, लेकिन पानी पिलाना में ज़्यादा जरूरी ये है पानी साफ हो, पानी गंदा नहीं हो, जिससे हमारा बच्चा दस्त से या रोग से पीड़ित नहीं हो सके। साफ हो, उबला हुआ हो, ढका हुआ हो, हाथ धुला हुए हो, हाथ धुलवे से आप पानी पिलाएं बच्चे को, जिससे बच्चे को दस्त या कोई और बीमारी ना हो सके। वैसे 8 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, बच्चे को माँ का दूध सब कुछ प्रोवाइड करता है, यहाँ तक कि पानी की भी आवश्यकता नहीं रहती। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है। ये हम सुनते भी आए हैं कि बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे उत्तम होता है, लेकिन आजकल कुछ ऐसा भी होता जा रहा है, चलन चल रहा है या कुछ भी हम मान सकते हैं कि बच्चे को डब्बा बंद दूध भी पिलाते हैं। कहते हैं कि माँ के दूध का ऑल्टरनेटिव भी है। कितना ये सही है? क्या छोटे बच्चे को माँ के दूध के अलावा हम डब्बा बंद दूध पिला सकते हैं? देखिए, अल्टरनेटिव बोलना तो बिल्कुल अनुचित होगा। जो डब्बा बंद दूध है, मैं पहले दर्शकों से ये जानना चाहूँगा डब्बा बंद दूध कहाँ बनता है। उसकी कहीं फैक्ट्री होती है, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, वहाँ पे वो दूध बना, 8-10 दिन लगे, फिर ट्रक से वो दूध आपके जयपुर आया, जयपुर के गोडाउन में रखा है, गोडाउन में रख के दुकान वाले एक रखा है, फिर आपके घर की किचन में रखा है। तो मैं समझता हूँ वो कम से कम 1 महीने तो पुराना कम से कम हो गया। क्या माँ बाप से मैं सवाल पूछूंगा, क्या माँ बाप 1 दिन पुरानी रोटी खाते हैं, 1 दिन पुरानी सब्जी खाते हैं? नहीं खाते। जो माँ बाप खुद 1 दिन पुरानी सब्जी रोटी नहीं खा सकते, वो अपने बच्चे को वो पिला रहे हैं जो 1 महीना पुराना है। नहीं, बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए। डब्बे बंद दूध की जगह हमारे घर पे, जहाँ तक 8 महीने तक का सवाल है, माँ को ही अपना दूध पिलाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी वजह से माँ का दूध कम आ रहा है तो दादी नानी घर पे बहुत अच्छी हमारी सलाहकार हैं जो सलाह दे सकती हैं। उसके बाद भी कुछ माँओं की मानसिक धारणा रहती है कि बच्चा के दूध माँ का कम आ रहा है, क्योंकि जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो देख नहीं सकती है कि दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चा पी रहा है, खत्म। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चा 24 घंटे में अगर कम से कम 4 से 6 घंटे सो रहा है और कम से कम 4 से 6 बार पेशाब जा रहा है। 24 घंटे मैंने इसलिए बोला, माँ कहेंगी दिन में तो नहीं सोता, रात में तो नहीं सोता, दिन में सोता है। नहीं, बच्चा 24 घंटे में अगर 4 से 6 घंटे सो रहा है, 4 से 6 बार पेशाब जा रहा है, इसका मतलब उसको माँ का दूध संपूर्ण मिल रहा है। तो माँ को दिमाग से चिंता निकाल देनी चाहिए
कि उसका दूध पूरा नहीं आ रहा है, माँ का दूध पूरा मिल रहा है उसको, तभी तो बच्चा पेशाब जा पा रहा है, तभी तो बच्चा आराम से सो पा रहा है। तो यही एक मैं बताना चाहूँगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और डॉक्टर साहब आप तो खुद बच्चों के बीच में रहते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि कई बार जो होती है नई मदर्स होती हैं, ब्रेस्ट फीड करा दिया, लेकिन एक उम्र होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, दूध के साथ उसे ठोस आहार की भी ज़रूरत होती है। 4 या 5 महीने के बाद डॉक्टर्स ही कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो सेमी लिक्विड फूड होता है, चाहे खिचड़ी है चाहे दलिया है, वो देना ज़रूरी होता है बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए। ऐसे में क्या कुछ बच्चे को हम खिलाएं, या उसके भोजन में क्या कुछ हम ऐड ऑन करें जो पोषक तत्व बच्चे के शरीर में जाएं, और माताओं के लिए, जो नई मम्मियां बनी हैं, जो नई मदर्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए भोजन किस तरह का देना चाहिए? प्रज्ञा जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है और बहुत मतलब बहुत यूजफुल भी है। जहाँ तक सवाल है, 4 से 6 नहीं, कम से कम कोशिश करें 8 महीने तक बच्चे को माँ के दूध पर ही रखें जी। 8 महीने बाद हम बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री फूड या वीनिंग फूड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे के दांत नहीं है, बच्चा चबा नहीं सकता पर निगल सब सकता है, तो दाल का पानी हो गया, आलू हैं, आलू मसल के बिल्कुल मैश कर लो, उसको हल्का सा नमक डालो, हल्का सा घी डाल लो या बटर डाल लो, मसल के बिल्कुल चटनी की तरह खिला सकते हैं। और भी घर पे बहुत सारी चीज़ें लिक्विड है, बहुत सी लिक्विड चीज़ें, सेमी सॉलिड चीज़ें हैं, उससे हम चालू कर सकते हैं और धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ा सकते हैं। और बच्चे जब जैसे जैसे बढ़ता है, उसका जैसे जैसे टेस्ट डेवलप होता है, तो आगे चल के उसको उन चीज़ों खाने में समस्या नहीं होती। जैसे हम देखते हैं, आज हम नॉनवेज नहीं खाते, तो आज मैं नॉनवेज खाना भी चाहूँगा तो नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि हमारे बचपन में हमें आदत नहीं डली। तो शुरू से ही बच्चों में अगर हम खाने की कुछ आदतें अच्छी डाल देते हैं, जो अच्छा फूड डाल देते हैं, तो आगे तक बच्चों में वो आदतें रहती हैं, बच्चा फिर वो खाना जिंदगी भर रहता है। बचपन में अगर किसी ने अंडा नहीं खाया, मछली नहीं खाई, मैंने नहीं खाई मछली जैसे, तो आज मुझे आप मछली देंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। तो इसलिए बचपन में जो बच्चों को धीरे धीरे एक स्वाद डेवलप करना, जिसको हम बोलते हैं, माँ बाप को चाहिए, कोशिश करना चाहिए थोड़ा थोड़ा स्वाद एक डेवलप करें, तो उससे क्या बच्चा धीरे धीरे एडजस्ट हो जाए। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो हम खाते हैं वो बच्चे को हम ज़रूर खिलाएं, ताकि बच्चे में फूड हैबिट्स अच्छी रह सके। डॉक्टर साहब, यहाँ पर कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुछ मम्मियाँ कहती हैं या कुछ घर के जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि बच्चे को चीनी नहीं देनी चाहिए या बच्चे को ज़्यादा नमक नहीं देना चाहिए, लेकिन कभी खाने को स्वाद बनाने के लिए हम चीनी का भी उपयोग करते हैं, कभी नमक का भी हम उपयोग करते हैं। ऐसे में बच्चे के स्वास्थ्य पर इसका क्या कुछ असर होता है? देखिए, नमक तो जो है स्वाद अनुसार दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। रही बात चीनी की, तो माताएं पिताएं डरते हैं कि अगर वो चीनी देंगे तो उसको शुगर की बीमारी, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, वो हो जाएगी। ये गलत धारणा है। अगर किसी को डायबिटीज़ होनी है, चाहे वो शुगर ले, चीनी ले या नहीं ले, जिसको होनी है उसको डायबिटीज़ होगी। तो इसलिए शुगर तो देनी ही चाहिए। बच्चे के मानसिक विकास के लिए भी शुगर का एक लिमिटेड पोर्शन जरूरी होता है, जिससे उसका ब्रेन डेवलप होता है। तो केवल ये सोचना कि शुगर नहीं दे रहे डायबिटीज हो जाएगी, ये सोचना और ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल बच्चों को शुगर देने से, शक्कर देने से डायबिटीज़ नहीं होती है। अगर आप शक्कर नहीं भी देंगे और अगर उस बच्चे को आगे चल के डायबिटीज़ होनी है तो फिर भी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, कहने का ये मतलब है कि बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए कुछ मात्रा में शुगर भी ज़रूरी है और सॉल्ट भी ज़रूरी है। बिल्कुल। दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ है डॉक्टर अनुराग तोमर, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है जो डॉक्टर साहब से आप पूछना चाहते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी सवाल कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0141-270-4999 और दूसरा नंबर है 0141-270-4098। आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम कई बार ऐसा करते हैं कि हमारा बच्चा खाना ढंग से नहीं खा रहा है, तो हम ज़बरदस्ती उसको ओवर ईटिंग कराने की कोशिश करते हैं। अगर उसने 1 चम्मच खा लिया तो हम सोचते हैं 2-4 चम्मच और खा ले, क्योंकि माँ होती है, माँ का मन भी होता है कि बच्चे का पेट भरा रहे। तो ऐसे में ज़बरदस्ती खाना खिलाने का नतीजा ये होता है कि बच्चा उसको उलट देता है, या हम एक आम भाषा में कहें तो बच्चा उल्टी कर देता है। क्या ये सही है कि बच्चे को ज़बरदस्ती हम खाना खिला रहे हैं? देखिए, आपके सवाल में आपका जवाब छुपा है कि ज़बरदस्ती खिलाते हैं तो उल्टी कर देता है। तो मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ ज़बरदस्ती खिलाना। आजकल क्या होता है, ज़्यादातर तो जो माँ बाप हैं, पिताजी तो काम पर चले जाते हैं और माएँ घर पे घर संभालती हैं, हमारी गृहिणियाँ हैं। तो उनकी कोशिश ये रहती है कि जब तक पापा घर पे आए, पिताजी घर पे आए, बच्चे को खाना पीना खिला के और सुला दूं। हम सोचते हैं
कि बच्चा छोटा है उसमें अकल नहीं है, लेकिन बच्चे आजकल बहुत समझदार होते हैं। छोटा सा बच्चा भी बहुत समझदार होता है। माँ उसको अलग से थाली लगा के खाना खिलाती है तो बच्चे की सोच ये रहती है कि मेरे को तो माँ बाप घास फूस खिला रहे हैं, खुद ये हलवा पूरी खाएंगे। तो माँ बाप को ये कोशिश करनी चाहिए जिस समय वो खाना खाते हैं, माँ बाप बैठते हैं खाना खाने, तो बच्चा भी उनके साथ बैठता है तो बैठने दें। बच्चा 10 बार आपकी थाली में हाथ डालेगा, अगर 10 बार थाली में हाथ डालेगा, हाथ गंदे करेगा, कपड़े गंदे करेगा, मुंह गंदा करेगा, फर्श गंदा करेगा, करने दें उसको। लेकिन उस 10 बार जो हाथ डालेगा उसमें से एक बार गस्सा वो अपने मुंह में भी लेगा और बच्चे को ये आभास होगा कि वो बच्चा वही खा रहा है जो उसके माँ बाप खा रहे हैं, उसको कुछ अलग से नहीं खिलाया जा रहा। दूसरा तरीका क्या होता है, जब माँ खाना खिला रही है बच्चे को तो माँ खेल खेल के खाना खिला सकती है। माँ ने खाना लिया, एक गस्सा लिया और खुद भी उसमें से खाए, तो बच्चे को यह आभास होगा मुझे वही खाना मिल रहा है जो ये खुद खा रही है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चे को हम अपने साथ ही बिठा के खिलाएं और आपसे बातें करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या डॉक्टर साहब से आप पूछना चाहते हैं आज? मैम मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ कि जी। मेरी बच्ची है लेकिन वो पूरी 2 साल की हो चुकी है, जी, अभी तक उसके पूरे दांत नहीं आ पाए हैं मुझे उसके। अच्छा जी डॉक्टर साहब, कॉलर हाँ, हमसे मैंने पूछना सवाल मैंने जी। सुन लिया। नमस्कार, धन्यवाद आप हमारे साथ हेलो डॉक्टर में जुड़े, हमारे साथ हेलो डॉक्टर में जुड़े। आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये हम रोज देखते हैं, 4 से 5 मरीज ऐसे आते हैं, 4 से 5 माँ बाप आते हैं जिनकी चिंता ये रहती है 2 साल का बच्चा हो गया अभी तक दांत नहीं आए। मैं आपको बताऊंगा, मेरा जो खुद का बेटा है उसके दांत 2.5 साल तक नहीं आए थे और मेरी बीबी ने मेरी बहुत क्लास लगाई, कैसे बच्चों के डॉक्टर है, तुम्हारे बच्चों के खुद के दांत 2.5 साल तक नहीं आए। तो हर बच्चे का एक विकास की उम्र अलग होती है, कोई के दांत 2 साल में आ जाते हैं, किसी के 2.5 साल में, किसी के 3 साल में। दूसरा मेरी ये सलाह रहेगी, फिर भी अपन निश्चिंत होकर ना बैठे, एक बार किसी बच्चों के डॉक्टर से सलाह ले लें, हो सकता है वो कैल्शियम और विटामिन डी का आपको एडवाइस दे, तो अगर जैसा बच्चों का डॉक्टर कहे उसकी सलाह पे चले। बट चिंता होने की आपको जरूरत नहीं है, अगर 2 साल तक दांत नहीं आए हैं तो थोड़ा लेट तक भी आते हैं। धन्यवाद जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों में देरी से अगर दांत आते हैं, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की ग्रोथ अलग होती है। इसी से रिलेटेड सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि अगर किसी माँ के 2 बच्चे हैं, 2 ट्विंस हैं और एक बच्चा जल्दी चलना सीखता है या जल्दी अपने काम करना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, लेकिन एक बच्चा ट्विंस में भी जो दूसरा बच्चा है वो थोड़े उन कामों को देर से करता है, क्या ये दोनों बच्चों में डिफरेंस नॉर्मल होता है या कुछ इनमें खास परिस्थितियां भी हो सकती हैं? सर बात आपसे ये जारी रखेंगे। कॉलर हमसे और जुड़े हैं, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं चेतन चौहान बोल रहा हूँ कानपुर से। जी बताएं। हमारे बच्चे को डॉक्टर साहब ऑटिज्म की शिकायत है लगभग 4 साल से, बच्चे की उम्र लगभग 7 साल है जी। तो उसके बारे में कोई ट्रीटमेंट वो पेडियाट्रिक के देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई न्यूरो को डॉक्टर देखेंगे कि ऑटिज्म के कोई विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं? जी डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं। मैं समझ गया सवाल। देखिए, ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो सब बच्चों में अलग अलग लेवल की होती है और कोई एग्जैक्ट इस बीमारी का ऑटिज्म होने का कारण कुछ पता नहीं है। कुछ माँ बाप की ये भी चिंता रहती है कि मेरा पहला बच्चा ऑटिज्म का शिकार है तो क्या आगे वाला बच्चा भी ऑटिज्म का शिकार होगा। ये भी गलत धारणा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा उसको विशेष डॉक्टर देखेंगे, तो आजकल बच्चों के डॉक्टर में ही पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट नाम से बच्चों के दिमाग के डॉक्टर आ गए हैं जिनसे आप सलाह ले सकते हैं। आपके कानपुर में भी जरूर से ही कोई ना कोई पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होगा जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप वहाँ के पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं जानते हैं तो किसी भी बच्चे के डॉक्टर को दिखा लें, वो बच्चों का डॉक्टर आपको खुद भी सलाह दे देगा और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जो वहाँ का अच्छा पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है उनके से भी मिलने की सलाह दे देगा। और ऑटिज्म से क्या है, माँ बाप का मोटिवेशन बहुत मायने रखता है। आप हिम्मत ना हारें, ऑटिज्म कोई एक बहुत हवा बीमारी नहीं है। आप माँ बाप हैं, माँ बाप को बच्चे के साथ एक तो संयम बना के रखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए दूसरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, या पड़ोसी का बच्चा तो आज ये कर सकता है, मेरा बच्चा 10th में ही है, उसका बच्चा 12th में पहुंच गया। तो माँ बाप से मेरा निवेदन है, ये संयम बना के रखें, कभी भी अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से ना करें, क्योंकि आप भी अवसाद में आएंगे, आप बच्चे पे गुस्सा करेंगे, बच्चा भी हमारा परेशान होगा। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ऑटिज्म कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। एक सही उपचार की ज़रूरत है और बच्चे को कभी भी हीन भावना से, गलत तरीके से ना देखें, उसका सहयोग करें। डॉक्टर साहब एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से। हेलो हेलो
हाँ सर जी नमस्कार, क्या पूछना चाहते हैं हमारे डॉक्टर साहब से? जी हमारा बच्चा है 3.5 साल का है। जी वो बात नहीं करते, सुनता सब है। जी हाँ जी, सुनता सब है, इनका बच्चा है और वो 3 साल का हो चुका है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है। ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए? देखिए 3 साल का बच्चा है, सुनता सब है। देखिए हम जो भी बोलते हैं वो हम सुनते हैं। अगर हम सुन नहीं सकते तो हम बोल नहीं सकते। बच्चा आपका सुनता सब है, इसका मतलब उसका सुनने की क्षमता बिल्कुल सही है, तो सुन सकता है तो वो बोल भी सकता है। अब आपका सवाल रहा कि वो बोल सब नहीं पाता है, तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मैं आपके परिवार को नहीं जानता हूँ, पर मैं समझ सकता हूँ कि आपका परिवार सेकुलर फैमिली है, जॉइंट फैमिली नहीं है। आपके परिवार में बच्चे कम हैं, बच्चे नहीं हैं, बच्चे कम हैं। तो बच्चे को बोलने के लिए आप क्या करें, कोई भी आसपास जो घर के पास प्ले ग्रुप स्कूल है उसमें दाखिला दिला दें। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे को वहाँ पढ़ाएं, ABCD सिखाएं, काका काका से नहीं। बच्चा जब उस प्ले ग्रुप स्कूल में जाएगा, आप अगले महीने मेरे को फ़ोन करके कहेंगे बच्चा कच 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 कैंची की तरह बोलने लग गया है। फिर करके देखें, बच्चा जब प्ले ग्रुप स्कूल में जाएगा, दूसरे बच्चों से मिलेगा, वहाँ खेलेगा उन बच्चों के साथ, तो आप परेशान हो जाएंगे कि वो इतना बोलने लग जाए। जी, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों को ऐसा सकारात्मक माहौल दे कि वो बोलना भी सीखे। सुन तो बच्चा तभी रहा है, और जब अच्छे से सुनेगा, बहुत सारी बातें सुनेगा, तब वो अपने आप बोलना भी शुरू बिल्कुल करेगा। प्रज्ञा जी, आपने सही कहा, अगर कोई सुन नहीं सकता है तो बोल भी नहीं सकता। आप कभी भी आप कान अपने बंद कर लें कस के और फिर आप बोलने की कोशिश करें, आप नहीं बोल पाएंगे। जी डॉक्टर अनुराग, मेरा सवाल था कि एक माँ के जब 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चा जल्दी सारे काम करना सीख जाता है, लेकिन एक बच्चा देर से सीखता है। ऐसे में माता पिता को क्या करना चाहिए? प्रज्ञा जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या, हम पिक्चर्स देखते हैं, पिक्चर में हम राम श्याम और ये सब देखते हैं, तो वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हम ट्विंस को ये मान के चलते हैं वो जो कर सकता है वो दूसरा ट्विन भी कर सकता है। ऐसा नहीं है, सब ट्विंस का अपना अलग अलग होता है। कोई ट्विंस थोड़ा ज़्यादा विकास कर लेता है, कोई किसी ट्विन का थोड़ा सा विकास लेट होता है। तो दोनों ट्विंस को अपन कभी भी समान लेके ना चलें। हर ट्विंस का अपना अलग विकास लेवल होता है, दोनों को अलग अलग बच्चा समझें, ट्विंस ना समझें। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का विकास अलग तरह से होता है, कंपैरिजन ना करें। जी डॉक्टर साहब, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हम जब मौसम बदलता है, अभी गर्मी का है, सर्दी का जब मौसम आता है, तो हम कई बार ये करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा दवाइयाँ ना देकर हम घरेलू उपचार करते हैं। जैसे कि बच्चों को हम भाप दे देते हैं, बच्चों के शरीर पे गर्म तौलिया करके या गर्म कपड़ा करके छाती पर हम सेक भी देते हैं। तुलसी है घर में अगर लगी हुई तो तुलसी का रस भी हम पिला देते हैं। कितना सही है? और जब हम भाप देते हैं तो क्या भविष्य में उस बच्चे को दमा की भी शिकायत हो सकती है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इन चीज़ों से फ़ायदा होता है या नहीं, पर ये मैं बता सकता हूँ इन चीज़ों से नुकसान नहीं होता है। अगर हम भाप दे रहे हैं तो पानी की भाप से तो अच्छा ये सब चीज़ें खुलेगी। लंग्स में अगर भाप ले रहा है तो उससे लंग्स का हमारा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम खुलेगा। दूसरी बात रही भाप में, अगर हम दवाई वाली भाप दे रहे हैं जिसको हम नेबुलाइजेशन बोलते हैं, तो छोटे बच्चों में क्या है, सांस की नली छोटी होती है। बच्चा छोटा है तो उसकी सब चीज़ छोटी है, हाथ पैर दिल दिमाग सब छोटा है, तो हमारा सांस का जो श्वासन तंत्र है वो भी छोटा होता है। तो उसको जब श्वासन तंत्र छोटा है, सांस की नली छोटी है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, ब्रोंकस छोटा है, तो जरा सी भी ठंड होती है, ठंड में वो सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ने से क्या होता है, वो सिकुड़ गया तो सांस जो हमारे लंग्स में वो कम पहुंच पाती है, ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है। इस वजह से क्या होता है, जैसे हमने मूंगफली खाई या कुछ खाया और अटक जाता है, तो हमारा दिमाग एकदम क्या कहता है, ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, खांसो, तो खांस के ऑक्सीजन निकालने की कोशिश करता है, और मतलब पीनट निकालने की। तो वही दम जो होता है, जब सांस की नली सिकुड़ जाती है ठंड में, तो हमारा दिमाग खांसने के लिए आदेश करता है। तो ये नेबुलाइजर्स हैं, ये नेबुलाइजेशन ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, ये ब्रोंकस को डायलेट कर देते हैं। ब्रोंकस हमारे जो ट्यूब होता है सांस की नली, उसको डायलेट करके सांस की नली में नॉर्मल ऑक्सीजन पहुंच जाती है। आपका अगला सवाल था क्या आगे चल के दमा में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा बहुत कम होता है, 100 में से 1, 2, 3 मरीज ऐसे होते हैं जो आगे चल के दमा में हो सकते हैं। बट माँ बाप को पहले से इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। बच्चे का इलाज जो अभी है उसको तुरंत कराना चाहिए। और कुछ माँ बाप क्या होता है, उनकी ये भी धारणा रहती है कि हम नेबुलाइजेशन देंगे उससे आदत पड़ जाएगी, उससे नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के तारीख में अगर बच्चे का
सांस की नली सकड़ी हो गई है, चौड़ी कम हो गई है, और हम उसको नेबुलाइजेशन देके उसको खोलते नहीं है, चौड़ा नहीं करते हैं, तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ रहेगी। तो आप कभी भी दवाई के, देखिए हर चीज़ के नुकसान होते हैं। आज हम ये स्टूडियो में बैठे हैं, उसका फ़ायदा भी है, लेकिन दवाइयों के कोई दवाई ऐसा नहीं कि 100% फ़ायदे की होती है, लेकिन नेबुलाइजेशन जहाँ तक जरूरी है वो देना चाहिए, बच्चे को आराम की स्थिति में रखना चाहिए। जी, नेबुलेशन तभी देना चाहिए जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो। नहीं मैडम, बहुत ज़्यादा से मतलब नहीं, हमें जी। बच्चे के बिगड़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो फिर उसको अस्पताल दौड़ना पड़ेगा। जी। बच्चे को अगर नेबुलेशन देना है, बच्चे को सर्दी में अगर आपको लग रहा है खांसी होती है और आपके चिकित्सक ने, बच्चों के चिकित्सक ने एडवाइस किया है नेबुलेशन और 2 बार किया है तो 2 बार देना जी। है। कभी कभी 2 नेबुलाइजर्स होते हैं, जो जैसे देना है वो वैसे ही देना चाहिए। और छोटे बच्चों में एक स्पेसर नाम से भी आता है, क्योंकि बच्चा सांस खींच नहीं पाता, तो स्पेसर नाम से एक छोटी सी प्लास्टिक की ट्यूब आती है, उसमें देके दिया जाता है। वो बच्चों के डॉक्टर सब सिखा देते हैं। जी जी, आप बहुत अच्छी बात हमें बता रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी बहुत कुछ जानकारी हासिल कर रहे होंगे। एक बार फिर मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग तोमर, जो कि प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स हैं। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर शेयर हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर अनुराग तोमर से सीधी बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल सुनने में आ रहा है कि कोविड वापस आ रहा है, कोरोना वापस आ रहा है, ऐसे में क्या कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, खासकर बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए भी? बहुत अच्छा सवाल है प्रज्ञा जी आपका। देखिए, कोविड क्या है? एक वायरल फीवर है, ठीक है। हम जब बच्चे थे, बच्चों के हमारे टाइम पे भी हमारी दादी नानी बोलती थी, अरे वायरल फीवर हो रहा है, वायरल फीवर, थोड़ा दूर रहो, इसको मामा को वायरल फीवर हो, मामा चिंटू के पास मत जाना, छोटा है, वायरल फीवर पकड़ लेगा। तो ये कोरोना भी एक वायरल फीवर है, बस ये क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो टेक्नोलॉजी के साथ हमारा वायरस भी एडवांस हो गया है, उसको आज एक नाम मिल गया कोरोना। तो इसमें ऐसा कुछ मतलब बचाव ही उपचार है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, किसी को भी वायरल फीवर है, कोरोना ही नहीं, कोई भी वायरल फीवर है, तो जो हम पहले जिस टाइम करते थे कि वायरल फीवर है तो हम उसको दूसरे से बचा के रखेंगे, तो आज किसी को घर में वायरल फीवर है, सर्दी खांसी जुकाम है, तो बच्चों से उसको थोड़ा दूर रखें। 3-4 दिन में उसका वायरल फीवर सही हो जाएगा, तो ठीक है, फिर बच्चा मिल सकता है। हाँ, माँ को हम दूर नहीं रख सकते, क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ उस समय पे मास्क लगा सकती है, और माँ दूध पिलाना चालू रखे। माँ को भी अगर कोविड है, कोरोना है, माँ को कुछ भी बीमारी है, कोई सी भी बीमारी है, किसी भी स्थिति में माँ का दूध बंद नहीं करना है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि किसी भी स्थिति में माँ का दूध बंद नहीं करना, क्योंकि माँ के दूध में ही ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे को हर बीमारी से बचाते हैं, और कहते भी हैं कि माँ का दूध अमृत के समान होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम टीकाकरण की भी बात करना चाहेंगे कि बच्चों के जन्म से लेकर किस उम्र तक किस तरह के टीके लगवाने चाहिए, और टीके हमारे जो विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं या बीमारियाँ होती हैं, उनमें किस तरह हमारा बचाव करते हैं? देखिए, टीकाकरण, हर टीके की एक उम्र होती है। जैसे बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसको एक BCG का टीका लगता है, OPV की खुराक पिलाई जाती है, और एक हेपेटाइटिस B का टीका लगता है। फिर 6 वीक पे, 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे टीके लगते हैं, फिर 9 महीने पे लगता है। ऐसे टीकाकरण का पूरा एक चार्ट है जी। जो बच्चों जो भी टीकाकरण लगा रहे हैं, सरकारी डिस्पेंसरी, PHC, CHC, किसी भी अस्पताल में, किसी भी बच्चों के डॉक्टर के पास जो भी टीका लगाता है वो पूरा उसको चार्ट दे दिया जाता है। एक टीके जब लगता है तो उसके बाद, जैसे आज हमने 2 या 3 टीके लगवा लिए, उसके बाद जब अगला टीका लगेगा तो कम से कम 1 महीने का दूसरे टीके में गैप रखना चाहिए। हाँ। जी। अब टीका काम कैसे करता है? जो टीका होता है वो बेसिकली आपके शरीर में उसी बीमारी के कीटाणु को डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, तो उसका एंटीबॉडी शरीर में बनाता है उस बीमारी से। कभी वो बीमारी शरीर में आई तो उससे लड़ने की क्षमता उस बीमारी के प्रति आ जाती है। BCG जैसे लगता है वो TB की बीमारी के लिए लगता है। अब आप कहेंगे क्या TB नहीं होगी बच्चे को? ये कहना भी गलत है। हाँ, टीका लगने के बाद भी हो सकता है उसको TB हो जाए, लेकिन जो TB की गंभीर अवस्था है वो नहीं होगी, उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे पहले हम देखते थे ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस होती थी, TB की दिमागी बुखार, वो आजकल बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, एक तरीके से ना के बराबर हो गया है। हमारी सरकार और सब लोग के उससे सबको, जनता को आश्वस्त किया है, तो जनता को बताया है TB के टीके के बेनिफिट, टीके के फ़ायदे। उससे क्या है, जनता ने समझे हैं, सीखे हैं। तो TB आजकल हम दिमागी बुखार जो TB वाला है वो देखने को ना के बराबर मिलता है। जब हम पढ़ते थे हमें खूब दिमागी बुखार देखने को मिलते थे, और बच्चे बहुत से खोए भी हैं इस वजह से, और कोई रह भी गया तो बच्चों में कुछ ना कुछ मानसिक विकार रह गया। लेकिन हाँ, अगर टीका लगे हुए हैं, टीका लगाया हुआ है, तो उस टीके से उस बीमारी की गंभीर अवस्था बच सकती है।
बहुत अच्छी बात आपने बताई कि टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विशिष्ट बीमारियों से ये हमारी सुरक्षा करते हैं। और अपने डॉक्टर से ये जानकारी लें कि किस उम्र में कौन सा टीका लगवाना चाहिए, हमें डॉक्टर से बता सकते हैं। और आज डॉक्टर अनुराग आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, बहुत सी आपने जानकारी दी और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आज आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों को कि आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अनुराग तोमर, जो कि प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स हैं, सचिव हैं जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के और निदेशक हैं निम्स यूनिवर्सिटी के। आज हमारे साथ आप जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रज्ञा जी, धन्यवाद। दूरदर्शन राजस्थान को भी धन्यवाद। और अब आपसे विदा लेना चाहेंगे। आपको लगता है कि बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।